हेलो दोस्तों, जेसिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के 10,500 के आसपास कैंडिडेट अपने आरआरसी लेवल 1 के ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। कल के डेट में सियालदा डिवीजन से कुछ बच्चों का फिर से ज्वाइनिंग आया है। बात करेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट को ज्वाइनिंग आया है, कौन से पोस्ट वाले को ज्वाइनिंग आया है, और जो रिमेनिंग कैंडिडेट बच रहे हैं जैसे यूआर के कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, आपका कब तक आएगा, डिवीजन कैसे मिल रहा है, किनको कौन सा डिवीजन मिलेगा और ज्वाइनिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। तो पूरे वीडियो में आपको बने रहना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये कल के डेट में सियालदा डिवीजन से कुछ कैंडिडेट को ईमेल आया है। बाय पोस्ट कुछ दिन में उनके घर पे चला जाएगा, जिसमें आप लोग यहां पे देख सकते हैं उनका एड्रेस दिया गया है। सब्जेक्ट में आप लोग यहां पे देख सकते हैं ऑफर ऑफ प्रोविजनल अपॉइंटमेंट इन द कैटेगरी ऑफ पॉइंट्समैन बी इन लेवल 1 7th सीपीसी कमीशन। यानी कि जितने भी कैंडिडेट को पॉइंट्समैन मिला है उनको ये सियालदा डिवीजन से ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो गया है। इससे पहले आसनसोल डिवीजन से या हावड़ा डिवीजन से भी ज्वाइनिंग लेटर इशू किए गए थे, जिसमें देख सकते हैं ये आसनसोल डिवीजन का है। और आसनसोल डिवीजन में से भी यानी जिनको पॉइंट्समैन मिला था उनको ही ऑफर ऑफ ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया था। यानी ज्वाइनिंग लेटर सिर्फ अभी पॉइंट्समैन वाले का ही भेजा जा रहा है, चाहे वो हावड़ा डिवीजन है, आसनसोल डिवीजन है या अभी सियालदा का। आप लोग देख लीजिए, तो सिर्फ अभी पॉइंट्समैन का ही क्यों भेजा जा रहा है ये भी मान सकते हैं। यदि ये ऐसे ही एक एक पोस्ट का कराते रहेंगे तो लंबा समय चला जाएगा। लेकिन अभी तक जो तीनों डिवीजन से ज्वाइनिंग लेटर आए हैं, सबसे पहले हावड़ा से आया, उसके बाद आसनसोल से आया और अभी सियालदा से आ रहा है, जो सभी सिर्फ पॉइंट्समैन का ही आ रहा है। और पॉइंट्समैन में भी खास करके जो डबल सीए डबल ए के कैंडिडेट हैं उन्हीं को सबसे पहले भेजा जा रहा है। जो डबल सीए डबल ए के कैंडिडेट हैं उनको जो रोजगार मेले का इनविटेशन मिला था वो अप्रैल महीने में ही मिला था। और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको जो रोजगार मेले का इनविटेशन मिला था वो आपका 13 जून को मिला था। तो मे भी इनको यदि पहले रोजगार मेले का इनविटेशन मिला है तो इनको पहले में भी ज्वाइनिंग भेजा जा रहा है। अब अदर कैटेगरी वाले का या जिनको 13 जून को रोजगार मेले का मैसेज मिला या जिनको मैसेज नहीं मिला है उनको ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा ये हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या बातें बताई गई है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। आप लोग यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया है 1 कॉपी ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म इज अटैच्ड हेयरविथ। Please make 3 photocopies of the blank attestation form and submit 3 copies to these office duly filled up in all respect। यानी ज्वाइनिंग लेटर के साथ एक अटेस्टेशन फॉर्म अटैच किया गया है। उस अटेस्टेशन फॉर्म को आपका 3 कॉपी बना लेना है और तीनों को अच्छे से भर के ऑफिस में, यानी कि जब ज्वाइनिंग लेटर के लिए ज्वाइनिंग के लिए आप लोग जाएंगे तो आपको अच्छे से वहां पे सबमिट करना है, अच्छे से भर के। सेकंड पॉइंट में देखिए, affix your recent passport size photograph in the place provided in the attestation form। यानी अटेस्टेशन फॉर्म में जहां पे फोटो चिपकाने का जगह दिया गया है वहां पे रिसेंट आपका फोटो चिपकाना है। यानी जो आप लोगों ने फोटो अपना डीवी के समय दिया था वही फोटो आपको चिपकाना है, या कोई भी फोटो यदि नया वाला है तो आप लोग चिपका सकते हैं। थर्ड पॉइंट में देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट 2 सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम 2 डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर of the central or a state government or from a stipendiary magistrate। In these it should be clearly mentioned that the gazetted officer knows you for more than 6 months। उसके बाद थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि 2 आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, यानी जो फॉर्मेट आपको भेजा जाएगा ज्वाइनिंग लेटर के साथ उसी फॉर्मेट में गैजेटेड ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो। और वो मे भी इसमें लिखा गया है कि वो जो गैजेटेड ऑफिसर हो आपको 6 महीने यानी 6 महीने से जानता हो। ये यानी सिर्फ लिख दिया जाता है, कोई भी यानी कि कौन सा गैजेटेड ऑफिसर आपके पहचान के होंगे ऐसा होता नहीं है। सिर्फ आपको यानी कि जो फॉर्मेट दिया जाएगा उसमें आपको बना लेना है। 4 पॉइंट में देखिए,
You are required to submit one certificate of character in prescribed format from head of the educational institute where you have studied last and get it attested by a stipendiary first class executive magistrate। यानी बताया गया है कि उसके बाद 2 तो आपको गैजेटेड ऑफिसर से बनाना है और 1 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनाना है। यानी कि जहां पे भी आप लोगों ने लास्ट अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था आपका, जैसे कि आपका यदि ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन लास्ट होगा, या ITI किए हैं तो ITI लास्ट होगा, यानी लास्ट हाईएस्ट डिग्री आप लोग जहां से लिए हैं वहीं से आपको कराना है। अब इसमें काफ़ी कैंडिडेट के डाउट होते हैं कि जब हम लोगों ने फॉर्म भरा था तो 10th ही था या 12th ही था, तो क्या 10th वाले से करवाना है, यानी 10th के स्कूल से या 12th के स्कूल से? तो नहीं, लास्ट आप लोगों ने यदि ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन से करवाना है, या लास्ट आपका 12th ही होके छूट गया तो आपको 12th से करवाना है। तो लास्ट आपका जहां आप लोगों ने पढ़ा है वहीं से आपको कराना है। 5 पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल एंड अटेस्टेड फोटोकॉपीज। यानी कि आपको इसमें बताया गया है कि सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाना है और उसका फोटोकॉपी लाना है और उसको आपको अटेस्ट करके लाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका होगा, उसको भी आपको यहाँ पे सबमिट करना है वेरिफिकेशन के लिए। 6ठा पॉइंट में देखिए, द SC ST OBC सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय नॉट बिलो देन रैंक ऑफ SDO और तहसीलदार इन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इन केस of OBC candidate bring the original current OBC certificate not more than 1 year older। यानी जो भी SC ST OBC के कैंडिडेट हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो SDO यानी कि कम से कम SDO तक का बना रहना चाहिए, और जो भी OBC कैंडिडेट हैं उनका OBC है जो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे देख सकते हैं SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट है फिर से मांगा जा रहा है। यहाँ पे रेलवे फॉर्मेट में नहीं बोला गया है कि रेलवे फॉर्मेट में सबमिट करना है, यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ आपका जो SC ST OBC का सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल फॉर्मेट में आपको सबमिट कर देना है। अब सेंट्रल फॉर्मेट में यहाँ पे मांगा जा रहा है, जब वेरिफिकेशन हुआ था तो उस समय भी मांगा गया था, लेकिन उस समय रेलवे फॉर्मेट में मांगा गया था। अब इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट के पास यदि सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप लोग अभी से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट बनने में कम से कम तो आपको यानी 1 से 1.5 महीने का भी समय लग जाता है, क्योंकि ये यानी कि स्टेप बाय स्टेप बनता है। पहले यानी कि CO लेवल से बनेगा, फिर SDO लेवल से बनेगा, फिर आपका DM लेवल से जनरेट होता है, और कम से कम यानी एक बनने में 15 दिन का समय लग ही जाता है। तो आप लोग के पास यदि नहीं है SC ST OBC सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का तो आप लोग अप्लाई अभी से कर दीजिए, ताकि जब बन जाए तो आप लोग वहां पे सबमिट कर सके। उसके बाद 20 कॉपी फोटोग्राफ मांगा गया है, आधार और पैन कार्ड मांगा गया है, अटेस्ट करके मांगा गया है। उसके बाद 9 पॉइंट में कि इफ यू आर वर्किंग अंडर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सेक्टर देन प्रॉपर NOC और रेजिग्नेशन और टेक्निकल रेजिग्नेशन पेपर एज पर रूल नीड्स टू बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि यदि आप लोग पहले से गवर्नमेंट जॉब में या सेमी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं तो आपको NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहां पे देना होगा। 10वां में, इफ यू हैव अप्लाइड और अपीयर्ड इन द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ एनी अदर जॉब देन रिटन इंफॉर्मेशन फॉर द सेम नीड्स टू बी सबमिटेड। यानी कि आप लोग दूसरे एग्जाम में अपीयर हुए हैं या दूसरे यानी कि जॉब में अपीयर हुए हैं तो आपको वहां पे रिटन इंफॉर्मेशन देना होगा। उसके बाद बताया गया है कि बिफोर फिलिंग द NPS फॉर्म, यानी कि NPS न्यू पेंशन स्कीम फॉर्म भरने से पहले आपको सभी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना है। NPS का जो फॉर्म है आपको ब्लैक बॉल पेन से ही भरना होगा। 12 नंबर में, इट इज एडवाइज टू फर्स्ट मेक ए फोटोकॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट। यानी आपको ये एडवाइस दिया जाता है कि एक बार सबसे पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट का एक फोटोकॉपी करा लें और एक रफ में भर के ट्राई कर लें कि हाँ सभी चीज है जो सही से भरा गया है, और उसी को आप लोग दोबारा कॉपी कर लें। ये इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। तो अब बात करें कि डिवीजन कैसे अलॉट हो रहा है और आपका ज्वाइनिंग कैसे आएगा। तो यानी कि बहुत सारे यानी कि कैंडिडेट जो CA AA के कैंडिडेट हैं जिनको जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वो डिवीजन नहीं मिल रहा, क्योंकि ये पहले यानी र्यूमर्स फैलाया जा रहा था कि जहां पे जिनका DV हुआ है वही डिवीजन मिल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका जहां पे डिवीजन हुआ है वही मिलेगा। जैसे कि यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सियालदा में हुआ है तो सियालदा ही डिवीजन मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, और सियालदा नहीं मिलेगा ये भी कोई जरूरी नहीं है। सियालदा मिल भी सकता है
या नहीं भी मिल सकता है। ये डिवीजन अलॉटमेंट के प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि कैसे वो डिवीजन अलॉट कर रहे हैं, कौन से यानी फैक्टर पे डिवीजन अलॉटमेंट हो रहा है। तो ये आपको भ्रम निकाल देना है कि जिस डिवीजन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है वही डिवीजन मिलेगा। अब ज्वाइनिंग लेटर अदर कैंडिडेट का कब आएगा, तो जो भी यानी कि ये सोर्सेस से जानकारी निकल रही है कि जुलाई महीने में जिनका यानी कि जो पार्ट पैनल 1 आया था रिवाइज्ड वाला, जिनका रिवाइज्ड पार्ट 1 पैनल में नाम आया था, लगभग 5300 कैंडिडेट के आसपास थे, उनका जुलाई में ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो जाएगा, मे बी नेक्स्ट वीक से या नेक्स्ट वीक से। तो जुलाई में आना डेफिनेटली यानी कि ऐसा सोर्सेस से जानकारी निकल के आ रही है कि शुरू होगा, बट ये कोई कंफर्म नहीं कह सकता है कि कब यानी कि इशू होगा, क्योंकि 13 जून को ही रोजगार मेले का इन्विटेशन मिला है और लगभग अभी 1 महीने का समय होने को आ रहा है, और जो AA कैंडिडेट है उनका 3 से 4 महीने का समय बीत गया। लेकिन यानी सोर्सेस से ये जानकारी निकल के आ रही है कि जुलाई महीने में आपका हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी आगे फर्दर अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को आपको लाइक कर देना है, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाइए। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तब तक आप लोग अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी में जुड़े रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।